आज मैं आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था किस प्रकार चरमराई हुई है और पूरा जो प्रशासन का एक अमला, पूरा तंत्र, पुलिस प्रशासन या पूरा प्रशासन अगर किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, किसी के लिए काम कर रहा है, तो सिर्फ भाजपा सरकार के लिए काम कर रहा है। ऐसे में कई सारे उदाहरण आपके समक्ष पेश करूंगा और आज का जो प्रमुख प्रकरण है वो प्रकरण है जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो घटना हुई, गैंगरेप हुआ और उस घटनाक्रम पर है। मैं अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरे पुलिस महकमे में, पूरा पुलिस महकमा जब भी काम करता है, जिसको काम करना चाहिए गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, लेकिन पूरा प्रशासन जो काम कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे लगा हुआ बगल में ही जो प्रदेश है जिससे उत्तराखंड बना, वहाँ पर बुलडोजर के नाम से बुलडोजर बाबा जाने जाते हैं। और यहाँ उत्तराखंड में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर पीर पर, मज़ारों पर तो ये जेसीबी तुरंत चली जाती हैं, बुलडोजर चले जाते हैं, लेकिन जब भी कोई बड़ा गैंगस्टर होता है या बड़ा अपराध होता है और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग होते हैं वहाँ पर वो बुलडोजर बंद हो जाता है। या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस प्रशासन को इतना प्रेशर में ले लेती है कि उन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी करने के बजाय भाजपा को बचाने का काम करती है। देखिए, आप बहन अंकिता हत्याकांड से सभी लोग जानते हैं। बहन अंकिता हत्याकांड में पहले दिन से वीआईपी का नाम आया, लेकिन उन वीआईपी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी और अंततः उन वीआईपी को बचा ही दिया। तरह तरह के आंदोलन हुए, पूरा प्रदेश एकजुट हुआ, बार बार उस पर आवाजें उठी, तब जाकर के जब सारे साक्ष्य मिट गए होंगे, क्योंकि कॉल डिटेल 1 साल के बाद में नहीं मिलती। जब सारे साक्ष्य मिट चुके थे और आंदोलन खड़े हुए, पूरा लोकतंत्र एक हुआ, पूरा उत्तराखंड एक हुआ, तब जाकर के सीबीआई जांच की संस्तुति होती है। और सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद में आज लगभग 3 महीने हो चुके हैं और जांच एक बंद कमरे में कहें या बंद लिफाफे में दब कर रह गई है। और मैं आता हूं चंपावत घटनाक्रम पर। चंपावत घटनाक्रम पर एक गैंगरेप होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के नाम आते हैं। 5 घंटे तक उस पर प्रकरण पर कोई एफआईआर नहीं होती है। 5 घंटे बाद उसमें एफआईआर होती है और 24 घंटे में उस एफआईआर की पूरी जांच कर दी जाती है। उसमें दूध का दूध कर दिया जाता है, पानी का पानी कर दिया जाता है और उन लोगों पर मुकदमा लिख दिया जाता है जो लोकतंत्र की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए थाने चौकी में दबाव बनाने का काम करते हैं, मुकदमा लिखवाने का काम करते हैं और उस मुकदमे पर ये बताते हैं कि जो भी घटनाक्रम है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उस पर जो लोग लगते हैं, अंततः पुलिस उनके ऊपर मुकदमा लिखती है और उनको जेल भेज देती है। वैसे तो जो सही है वही होगा, जो सही है वो करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कितनी ताकत लगा दे, लोकतंत्र एक बार फिर से एकत्रित होगा और इस घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराएगा। वैसे तो चूंकि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा करीबी माना जाए या वर्तमान में पदाधिकारी माना जाए, जिसकी वजह से उसमें से जो लोग हैं उनको 24 घंटे में उनको क्लीन चिट दे दी जाती है और बाकी लोगों को दोषी बना दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपराध जगत की कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं और मैं चंपावत पुलिस से और माननीय डीजीपी महोदय से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आप बताइए, कोई भी घटनाक्रम होता है और जब गैंगरेप होता है तो उन्होंने आज से पहले कितने लोगों को तत्काल प्रभाव से जांच करी और ऐसा कौन सा मुकदमा है जिसमें उन्होंने तुरंत मुकदमा लिख के उसको ढूंढा नहीं, उसको जेल नहीं भेजा और जो दोषी हैं वो पहले भाग जाते हैं, बाद में पुलिस के सामने आते हैं। या ये कहें, पुलिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक दबाव बना दिया जाता है और ये आदेश दिए जाते हैं कि इन लोगों को बचा दो। खैर, मैं इसमें अब आपको मैं बिंदुवार क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस ने सबसे पहला ये बात बताई कि जो लोग जिनके खिलाफ पहले दिन एफआईआर होती है उनका जो मोबाइल लोकेशन ली जाती है वो उस समय मोबाइल का लोकेशन वहां पर नहीं आता है। पहली चीज आप बताइए, क्या केवल मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस पूरे गैंगरेप को क्लीन चिट दे देनी चाहिए? दूसरी बात, उन्होंने सीएमओ को बुला करके मेडिकल रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाता है और 24 घंटे में उस मेडिकल रिपोर्ट पर सीएमओ प्रेस कर देते हैं, जिससे उसमें यह पुष्टि होती है कि इसमें कोई रेप नहीं हुआ। आप बताइए, 2 घटनाक्रम पर पुलिस ने काम करा। एक पर सीएमओ को सामने लाया गया
और दूसरे पर पुलिस के द्वारा लोकेशन ली गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आज उस तारीख से जिस तारीख पर ये जो रेप हुआ है या गैंगरेप हुआ है या ये साजिश रची गई है दूसरे को फंसाने के लिए, लेकिन 24 घंटे में क्या उन्होंने पूरे 30 दिन की या 60 दिन की उन्होंने लोकेशन दोनों पक्षों की निकाली? 30 दिन की वो लोकेशन सार्वजनिक करी जाए और ये बताया जाए कि उस 3 दिन की लोकेशन में किस प्रकार षड्यंत्र रचा गया। एक व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बरी कर देती है पुलिस और दूसरे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से जेल भेज देती है और ये बता देती है कि षड्यंत्र है। मेरा दूसरा प्रश्न है, उसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम में पूरे 20 किलोमीटर के दायरे की कितनी सीसीटीवी फुटेज वहां पर उपलब्ध करी, कितनी सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई और कितनी सीसीटीवी फुटेज की जांच करी, इसका बताएं। और तीसरी चीज, जो हमारी बेटी द्वारा बयान दिलवाए जाते हैं उसमें ये बयान आते हैं कि मुझको पैसे के लालच में इन लोगों के द्वारा मेरे से ये जो है घटनाक्रम कराया गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर उसने बाद में अपने माता पिता पुलिस को बताया तो उस बच्ची ने क्या पहले अपने माँ बाप को नहीं बताया? आप बताइए, जो एफआईआर करता है वो उस बिटिया का पिता है, तो अगर कार्रवाई होनी थी तो सबसे पहले जिसने एफआईआर करी थी वहीं से कार्रवाई शुरू होनी थी, सबसे पहले उसके खिलाफ एफआईआर होनी थी। भले ही बाद में उसको जांच के आधार पर निकाल दिया जाता, लेकिन सबसे पहले उसके तहरीरकर्ता के खिलाफ एफआईआर होनी थी, उसके बाद उस जांच को आगे बढ़ाना था, ना कि तत्काल प्रभाव से जेल भेज देना था। तत्काल प्रभाव से तो पहले को जेल भेजना था और उसके बाद अगर वो क्लीन चिट होते जांच में, उसके बाद दूसरे पक्ष को 10-5 दिन के बाद जेल भेजते, मानहानि के उस पे पैसे दिलवाते और बच्ची को न्याय दिलाते। और तीसरी चीज, पैसे के दम से भारतीय जनता पार्टी यह पदाधिकारी इस केस को दबाना चाहते हैं। तो आप मुझको बताइए, जो एक घटनाक्रम होता है, इसकी जो 24 घंटे में जो सीएमओ द्वारा रिपोर्ट दी गई, मैं पूछता हूं, जब रस्सी बंधी होगी तो हल्की सी, जिस प्रकार से हम सोशल साइट पर देख रहे हैं वो रस्सी टाइट बंधी हुई है, वो फोटो किसके मोबाइल से ली गई, किसके मोबाइल से फोटो बनाई गई? पुलिस कहती है कि मौके पर पहुंचे तो वो घटनाक्रम की वीडियो तो सबसे पहले पुलिस के द्वारा बनाई गई होगी। तो उसमें बताइए, उन रस्सियों के क्या निशान नहीं होंगे? या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की दलाल सरकार ने उस घटनाक्रम को, साक्ष्य को मिटाने का काम किया और सीएमओ को दबाने का काम किया। इस पूरे घटनाक्रम का मेडिकल दोबारा किसी अन्य प्रदेश से या अन्य जगह के ईमानदार डॉक्टर की एक पैनल गठित करके एम्स से या अन्य जगह से इसकी मेडिकल रिपोर्ट की दोबारा पुष्टि करानी चाहिए, या ये कि इसका दोबारा परीक्षण कराना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, इस पूरे घटनाक्रम की चंपावत पुलिस, अभी देखिए ऋषिकेश में घटनाक्रम होती है, वो पैसे वाला था, लगभग 20 से 25 दिन होने के बाद में भी पुलिस ने उसको जो है गिरफ्तार नहीं किया और अंततः कोर्ट लगातार से ये सोच रहा था आज पुलिस जेल भेजेगी, कल भेजेगी, और एक समय बाद भी जब वो जेल नहीं गया तो कोर्ट की माननीय न्यायालय को मजबूरी में उसको अंतरिम बेल देनी पड़ी। इस प्रकार से न्याय मिलेगा इस प्रदेश की महिला बहन बेटियों को? इस पूरे घटनाक्रम की जो है एसआईटी गठित होनी चाहिए, और वो एसआईटी जो गठित हो वो हमारे श्री के साहब की निगरानी में गठित हो, या हम ये कहें कि हाईकोर्ट में विजिलेंस की निगरानी में, हाईकोर्ट विजिलेंस की निगरानी में हो, राजेश भट्ट साहब की निगरानी में हो, अभिनव सर की निगरानी में एक टीम गठित की जाए, और हमारे अभिनव सर जैसे डेड ऑनेस्ट अधिकारियों के निगरानी में जब एक कमेटी गठित होगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अन्यथा अगर ये जांच इन 3 लोगों के सुपुर्दगी में नहीं की गई, एक एसआईटी गठित नहीं की गई, तो सुराज सेवा दल पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा और इस प्रकार के जितने घटनाक्रम है उसको उजागर करेगा, डीजीपी का घेराव करेगा, हस्ताक्षर अभियान चलाएगा, आम जनता को एकत्रित करेगा और इस घटनाक्रम की फिर सीबीआई जांच की मांग करेगा। अभी हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार तत्काल प्रभाव से इसकी एसआईटी गठित करे। एसआईटी गठित करने वालों के जो मुख्य इंचार्ज हैं उसमें हमारे श्री जो है अभिनव कुमार साहब बनाए जाएं, या फिर हमारे श्री के साहब बनाए जाएं, या फिर हमारे श्री राजेश भट्ट साहब बनाए जाएं। तो ये मेरे बिंदु हैं, अगर आप लोग कोई उस पर बिंदुवार मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहते तो आप कर सकते हैं। जोशी जी, सर्वप्रथम तो जो पीड़ित है, जब पीड़ित ही अपने बयान से मुकर गई तो अब जांच किसकी कंप्लेंट पे होगी? देखिए, केवल पीड़ित के बयानों के मुकरने से नहीं होता है साहब। पूरे घटनाक्रम में जब उस पीड़ित को न्याय मिलेगा, जब उस पीड़िता को जो है पुलिस की मतलब जो है कस्टडी मिलेगी, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, उसके माँ बाप को इंश्योर किया जाएगा कि बच्चों आप लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उल्टा आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, भाजपा सरकार खड़ी है। उन लोगों को जो बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने में जिन लोगों का हाथ है उनके यहाँ बुलडोजर चलाया जाए, उस बेटी के नाम पर कम से कम 25 लाख की एफडी करी जाए,
ताकि जब वो बेटी 10-5 साल बाद शादी के लायक हो तो उसको 50 साल कम से कम मुआवजा मिले उसको, और उसकी बेटी की एक अच्छे घर में शादी हो जाए। सरकार उसको इंश्योर करे कि हम आपको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। बेटी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सरकार उस चीज पर बनी है, भय, आतंक और गुंडा राज न रहेगा हरगिज आज। जब लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी के द्वारा जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर यह बनाई गई थी, उस समय नारा था भय, आतंक और गुंडा राज हरगिज नहीं रहने देंगे हम आज। तो इस नारे पर भारतीय जनता पार्टी काम करे, बहन बेटियों को इंश्योर करे, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए और उनको इंश्योर करे, उनको मुआवजा प्रदान करे, उनके लिए कम से कम अभी 25 लाख की एफडी करे, उनके माँ बाप को सुरक्षा करे, तो निश्चित तौर से बहन बेटी उस पर सही बयान देगी। वरना अगर उस पर दबाव बनाया जाएगा, उससे लगातार उसको प्रलोभन दिए जाएंगे, तो क्या होगा? सरकार इंश्योर करे उसकी सुरक्षा के लिए, निश्चित तौर से पीड़िता सही बयान देगी। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो जांच आई है सामने, ये निष्पक्ष जांच तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच। 5 घंटे में जिस घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का नाम आया, 5 घंटे बाद जिसकी एफआईआर हुई, 24 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, या मुझे इस प्रकार के 5 और जांचें उत्तराखंड सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार दिखाए कि पिछले 1 साल में इस प्रकार की 5 जांचें कहाँ कहाँ हुई हैं, 5 घंटे में कौन सी उन्होंने कार्रवाई करी है, तो हम इसको भी ओके मान लेंगे। ये केवल जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के लोग आते हैं वहाँ पर ये घटनाक्रम होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, सबसे ज़्यादा समस्याएं, हमारी बहन बेटियां अगर असुरक्षित हैं तो भाजपा की सरकार में। जोशी जी, ये चंपावत का मामला एक अजूबा का अनोखा मामला है। इसमें पहले पुलिस जो है जितने भी आरोपी हैं उनको नहीं पकड़ती है, पहले इसमें कुछ लोगों को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। ये अनोखा मामला है। अक्सर हमने देखा है कि पहले आरोपियों को पकड़ा जाता है, लेकिन पहले यहाँ कुछ लोगों को बेगुनाह साबित किया जाता है, प्रेस वार्ता की जाती है और अगले दिन उन आरोपियों की अरेस्टिंग होती है। देखिए सर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा थी, तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ेगा कि उनका तो कोई दोष नहीं है, उनको बिना किसी प्रेशर में आए निष्पक्ष जांच के आदेश देने थे। और जब भी इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं, बहन अंकिता हत्याकांड को देख लीजिए, वहाँ एसआईटी गठित होती है। आप अभी ऋषिकेश में जो वो ब्याज माफिया द्वारा जो घटना करी गई उसकी एसआईटी गठित हुई, तो इसकी एसआईटी गठित क्यों नहीं होनी चाहिए थी? सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को ये निर्देश देने चाहिए कि तत्काल प्रभाव से चंपावत पुलिस की जगह इस पूरे उसकी मुख्यालय से जो है एसआईटी गठित की जाए और उसके बाद इसकी जांच की जाए। आज तक हमेशा मैंने देखा है, जब भी इस प्रकार के गैंग रेप हुए हैं, जब भी इस प्रकार के बड़े अपराध हुए, तो सबसे पहले अपराधियों को जेल में भेजा गया, उसके बाद जांच हुई है। लेकिन उन्होंने तो चूंकि पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ की पुलिस द्वारा कहें या वहाँ के दलालों द्वारा कहें या वह भाजपा के संगठन के लोगों द्वारा उन्हें डराने का और दबाने का काम किया गया होगा, उन्हें उनका दिमाग हैंग कर दिया होगा, भाई तुम्हारी विधानसभा है, इसका गलत संदेश जाएगा। अरे जब इस प्रकार की घटना करती है तो कोई मुख्यमंत्री जी के उसमें थोड़ी हो रहा है, उनकी भले ही विधानसभा में हो रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम से कि अगर निष्पक्ष जांच होगी, भाजपा चाहे संगठन के लोग हैं वो जेल जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना पड़ेगा कि उनकी ज्यादा जय जयकार होगी इंस्टेड ऑफ इसके कि इन लोगों को बचाने का काम किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया के माध्यम से ये बात स्वीकार कर लें कि पूरे घटनाक्रम की एक एसआईटी गठित की जाए और एसआईटी भी ईमानदार, डेड ऑनेस्ट अधिकारी जैसे अभिनव कुमार साहब जो पूर्व डीजीपी थे, आप जो है श्री के साहब जो पूर्व में हरिद्वार एसएसपी थे, या श्री राजेश भट्ट साहब जो इस वर्तमान में हाईकोर्ट विजिलेंस में है, इस प्रकार के लोगों के बीच में अगर कमेटी गठित की जाएगी तो ही हमारी बहन बेटियों को न्याय मिल पाएगा, वरना न्याय तो दिख ही रहा है कि क्या न्याय है और क्या नहीं है। अंतिम सवाल है, जिसने षड्यंत्र रचा वो भाजपा का, जिसके खिलाफ षड्यंत्र रचा वो भाजपा का। अब दोनों तो हैं भाजपा के, सरकार भी है भाजपा की, अब जांच करे कौन और किसके खिलाफ करे? सर ईमानदार अधिकारी, दबंग बिंदास अधिकारी कहां से लेके आए? अभिनव कुमार साहब, राजेश भट्ट साहब, के साहब। आप देखिए जिस समय बाबा तरसेम हत्याकांड हुआ था सितारगंज में, अभिनव कुमार साहब डीजीपी थे और हमारे डोभाल साहब हरिद्वार एसएसपी थे। देखिए इतना बड़ा शार्प शूटर का एनकाउंटर हुआ था, जबकि वो लोग भी तो बहुत बाहुबली माफिया थे जिन्होंने हत्या करवाई थी। हुआ था ना एनकाउंटर, जेल गए थे ना, कार्रवाई। पहला एनकाउंटर 17 जो लोग एनकाउंटर इस पे जेल जाने के बाद में पहली बार अगर एनकाउंटर हुआ था तो अभिनव कुमार साहब के राज में हुआ था और उसके बाद पुलिस वालों को बल मिला था। और दूसरा एनकाउंटर अभी बहुत दबंग, डेड ऑनेस्ट जो हमारे नरेश राठौर हैं, हमारे डोभाल सर के नेतृत्व में दूसरा एनकाउंटर हुआ है। वो एनकाउंटर में अभी जो व्यक्ति मारा गया, बल्कि यहाँ पर
हमारे जिलाधिकारी महोदय को या सरकार से मैं कहूँगा इसकी जांच आपने बिठा दी, जो बहुत निंदनीय है। क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर होते हैं, वहाँ रोज जांचें होती हैं क्या? अरे सही को, जिस व्यक्ति ने सही करा, इतने दुर्दांत अपराधी को मार गिराया, उन अधिकारियों को अवार्ड देना चाहिए, उन अधिकारियों की पीठ थपथपानी चाहिए। हमारे डोभाल साहब, हमारे अजय सिंह साहब जो STF SSP हैं, और हमारे जो क्या नाम कहते हैं देहरादून SSP नरेश राठौर जैसे लोगों की पीठ थपथपानी चाहिए। मुझे अभी ज्ञात हुआ, कल परसों तक भी वो अस्पताल में थे, उनके जो चेस्ट पर गोली लगते लगते बची, उनको इस प्रकार से गोली लगी। इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उनको इनाम मिलनी चाहिए, और इस प्रकार की जांच करा देते हैं, और जांच के बाद में अधिकारियों का मनोबल टूटता है, दोबारा अपराध नियंत्रण नहीं होगा। यही वजह है कि आज अपराध नियंत्रित नहीं हो रहा है।